नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो चुका है उत्तराखंड की खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है, जिसके चलते गांवों में अब चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया है। इस बार सबसे खास बात यह है कि इस बार करीब 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, जिसके चलते युवाओं में चुनाव को लेकर जबरदस्त जोश देखा जा सकता है। जहां पहले पंचायत चुनाव में उम्रदराज लोग ही सामने आते थे, वहीं अब युवा वर्ग चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें से कुछ पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ लोगों की सेवा का सपना लेकर आगे बढ़े हैं। भाजपा के युवा नेता और प्रभावी प्रत्याशी नीरज कुमार भी उन्हीं युवाओं में से एक हैं, जो अपने समर्थकों के साथ अपना वोट बैंक मजबूत करने में जुटे हुए हैं। युवा रोजगार का रहेगा। इस क्षेत्र में जो नशा बढ़ता नशा है इसका रहेगा। यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं थोड़ा खराब है, उस पर रहेगा। और जो शिक्षा है, शिक्षा के लिए मेरा हमेशा से एक सपना था कि यहाँ पे एक हमारा कॉलेज खुले। उसके लिए निरंतर हम प्रयासरत थे और अभी भी अब जिला पंचायत के रूप में हम यहाँ पे कार्य करेंगे। तो मेरा ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। और दूसरा जो रोजगार की सुविधाएँ हैं उन्हें यहाँ पे जरूरी है। यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि 3 जगह से हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, पर उसके बावजूद भी क्षेत्र के युवाओं को जो रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए हम कार्य करेंगे। रन टू लिव के सहयोग में 14 सितंबर को नैनीताल में 14वीं मॉनसून मैराथन का आयोजन होगा। रन टू लिव के संयोजक हरीश तिवारी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रतियोगिता विभिन्न वर्गों में आयोजित होगी। इसमें ओपन वेटनर, पुरुष, महिला, रन फॉर फन, बालक और बालिका वर्गों को शामिल किया जाएगा। प्रत्येक वर्ग में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिस्पर्धियों को नकद धनराशि देकर पुरस्कृत किया जाएगा। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। रन फॉर उत्तराखंड थीम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना है। प्रतियोगिता में कई जाने माने धावक हिस्सा ले रहे हैं, जिसका फायदा यहां के स्थानीय धावकों को मिलेगा और वे भविष्य में नैनीताल सहित राज्य का नाम रोशन करेंगे। मैराथन का 14वां संस्करण है और इस बार चूंकि हमारे प्रदेश को 25 साल पूरे हो रहे हैं, तो इसलिए हमने जो दौड़ का नाम रखा हुआ है वो रन फॉर उत्तराखंड रखा हुआ है। साथ ही जो उसमें एक टैगलाइन है वो आप पीछे मेरे देख सकते हैं, चैलेंज द हिल्स और एम्ब्रेस द मानसून, जिसमें हिल्स और मानसून दोनों को हम लोग ने यहाँ पे लिया हुआ है। ये हमेशा ही रहता है और हम चाहते हैं इस समय थोड़ा सा इस मौसम पे यहाँ का टूरिज़्म और बड़े पहाड़ों का और सब लोग स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें, ये हम लोगों की एक उम्मीद है। खबर आपको देख प्रयास से बता रहे हैं, जहां विधानसभा क्षेत्र में चौरा स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के शैक्षणिक केंद्र में धरोहर संवाद 2025 का आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड की लोक धरोहरों में शामिल नोले धारे, रामलीलाएं, परपंच मेले और धार्मिक यात्राओं को धरोहर घोषित करने का प्रस्ताव सरकार को सौंपा गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ढोल, धमू जैसे पारंपरिक वाद्यों के संरक्षण के लिए वादकों को निःशुल्क वाद्य दिए जा रहे हैं। पुस्तक, कुंभ और पारंपरिक पकवानों की प्रस्तुति ने भी लोगों को आकर्षित किया। धरोहर न्याय के अध्यक्ष विजय भट्ट ने बताया कि यह आयोजन लोक साहित्य, संस्कृति और विज्ञान के समन्वय का प्रयास है। वरिष्ठ ढोल वादक मोहन राम अपनी 3 पीढ़ियों के साथ इस कार्यक्रम में पहुंचे और अपनी कला को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने की बात कही। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे विधायक विनोद कंडारी ने कहा, सरकार हर वर्ग के साथ खड़ी है। संस्था को ढेर सारी बधाई देता हूँ। निश्चित तौर पर अपनी धरोहर को बचाने के लिए जो हमने पहल किया, निश्चित तौर पर आपने देखा, मैं कह सकता हूँ कि वाद्य यंत्र आप देख लीजिए, हम भी राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं, हम भी अगर किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो 2 या 3 दिन बाद भी किसी गाँव के, हमारे गाँव में दूसरे गाँव से मंगाते हैं। तो आज आवश्यकता है इसको रोजगार के रूप में लेने की। आज आवश्यकता है इसके प्रचार प्रसार हमारी सरकार जो कर रही है। और निश्चित तौर पर जो है, जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये ढोल डमों की जो विधा, जो म्यूजिक जो बच्चे सीखेंगे उनको सिखाने का काम करेंगे। और वास्तव में हमारी मूल जड़ यही है, हमारी मूल आवश्यकता यही है
और आने वाले समय आप देखिए कि आज तो टेलीकॉम का डिजिटल का ज़माना चल गया है, आज टेलीफोन का ज़माना है। लोग कहते थे बारात कहाँ पहुँची, ढोल वाला जो ढोल बजाता था तो लोग कहते हैं बारात उस खाल में चल रही है, जब ढोल दूसरी ताल मारता लोग फाड़े गदरे में चले। तो आप देख लीजिए उस ज़माने में एक जो है संचार का काम भी ढोल डमो करते थे, वाद्य यंत्र जैसे बजता था और वैसी जो है हमको संकेत मिलते थे। तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार, माननीय मंत्री जी इसको आगे बढ़ाने का काम करें तो आने वाले समय इसके अच्छे परिणाम होंगे। इसको हम स्वरोजगार के रूप में भी अपनाने का पूरा काम करेंगे। सोहनलाल है और मैंने बचपन से ढोल पे काम किया, तो मेरा जो जीवन का रास्ता है वो भुवनेश्वरी महिला आश्रम है, जिन्होंने हमें ये प्रेरणा का स्रोत दिया कि वहाँ पे एक वर्कशॉप हुआ किया कि ढोली रहेगा ढोल बजेगा। तो वहाँ पे भी कई लोग बुद्धिजीवी आए ढोल दमाओं के बारे में कहने के लिए। वहाँ पे एक ऐसा सम्मेलन हुआ, ढोली रहेगा ढोल बजेगा। तो वहाँ पे हमारे डीआर पुरोहित जी आए, नेजी जी आए और अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग ढोली आए। तो वहाँ से मुझे ये हुआ कि ढोल पे काम करना चाहिए। तो हमने ढोल पे पहले केवल ढोल डमाव होता था, उनके बाद हमने वहाँ से जो हमने सीखा तो हमने 4 लोग या 5 लोगों की ढोल डमाव मसक बीन नरसिंगा ये टीम तैयार की, तो ये काम आगे बढ़ा। अपनी धरोहर न्यास के जितने पदाधिकारी हैं उनको राज्य सरकार की ओर से, गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से और अपनी ओर से बहुत बधाई दे रहा हूँ कि वो उत्तराखंड की संस्कृति पे, उत्तराखंड की परंपराओं पे, उत्तराखंड की विरासत पे, उत्तराखंड की जो हमारे विरासत है उस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज उनका यहाँ पे 2 दिन का कार्यक्रम चल रहा है। आज उन्होंने मुझे भी यहाँ पे बुलाया था और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने पूरे प्रदेश में एक गोलजू यात्रा का एक अभिनव प्रयोग किया है। हमारे जितने मंदिर हैं, हमारे जितने जागर परंपराएं हैं, हमारे जितने जो है धरोहर हैं, उनके संरक्षण के लिए उनकी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। और यू कॉस्ट के माध्यम से, हमारी राज्य सरकार के माध्यम से जो भी उनके सुझाव हैं, उनके 10 सुझाव हमको दिए उन्होंने शिक्षा विभाग के लिए, और मैं निश्चित रूप से उनके सुझावों को शिक्षा विभाग में अमल जरूर करूँ। चैनल वाले सभी देखने वालों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम दिनेश लाल है और मैं काष्ठकला का काम करता हूँ। और ये काम मैंने सोच के तब किया था जब मैं होटल में था दुबई, और मैंने वहाँ पे देखा कि कोई टूरिस्ट गढ़वाल में आता था तो उसको हम चीड़ के पेड़ के छिंचलो होते हैं, फूल उसको देते थे। तो मेरे दिमाग में आया था कि कुछ नया करना है और उत्तराखंड संबंधित करना, जो अपनी संस्कृति से संबंधित हो। तो तब जाके मैंने ढोल दमा बनाए थे। और मैं सच माने तो मैं किसी मंदिर संतों को अपने तरफ से कभी नहीं देता हूँ, क्योंकि अगर हम ऐसे देने लगे हम खाएंगे क्या। इसलिए हम विभाग मंगाता है या कार्यक्रम संयोजक होता है वो मंगाते हैं, और ये इतना सौभाग्य कि वो हमारे हाथों से उनको दिलाते हैं। जी, मंत्री जी कह रहे थे कि ढोल दमाओं शहरों में बज रहे हैं, गाँव में नहीं बज रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि गांव में उनको वो सम्मान नहीं मिलता है। मुख्य बात क्या, सम्मान नहीं है। अब नीचे हैं तो बुफे में खाना खा रहे, सब कुछ करे, कोई पता नहीं, लेकिन यहाँ पे गांव में सम्मान नहीं मिलता है। रही जैसे उत्पादों की बात जो हम बनाते हैं, उसका क्या है कि बाजारीकरण नहीं है। बोलने को तो बोल लेते हैं, लेकिन हमारे लिए अभी बोले कि 1.5 में एक शॉप नहीं है, हम रखेंगे कहाँ अपना सामान। तो बेचने के लिए दुकान होनी बहुत जरूरी है। ये मांग हम सरकार से कभी से कर रहे हैं। हाँ, ये ऐसा है कि जैसे जैसे कार्यक्रम में आते हैं, भव्य कार्यक्रमों में आता हूँ, तो यहाँ पे ये फायदा मिलता है कि जो लोगों से जुड़ता हूँ और उनसे एक पहचान होती है। तो कार्यक्रमों में बड़े बड़े लोग आते हैं तो वो लेते हैं, ऐसी बात नहीं, लेते हैं, अच्छे ऑर्डर करते हैं। मेरा नाम दिनेश लाल है और मैं टीरी गढ़वाल जखनदार ब्लॉक से हूँ। खबर आपको रामनगर से बता रहे हैं, जहां शिवलालपुर चुंगी क्षेत्र में 13 जून को ग्राम बेड़ाझाल निवासी सारेम की हत्या के मामले में अब तक 7 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। फरार चल रहे मोहत्तर सिम और अरमाद दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट से मिले आदेश पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि दोनों आरोपियों के घरों पर गांव वालों की मौजूदगी में ढोल नगाड़ों से मुनादी कराते हुए कुर्की नोटिस छपवा दिया गया है। पुलिस दोनों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और न्यायालय के आदेश पर आगे कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। इसी अभियोग में 2 वांछित अभियुक्त अरमान और मोहसिन
अभी तक फरार चल रहे थे। इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय से कुर्की की आधी शिकायत जारी हो चुकी हैं, जिनको हमारे द्वारा कल तामील किया गया। खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां आगे होने वाले पंचायत 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। स्वराज आश्रम में महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष मधु सगुड़ी ने अपनी कार्यकारिणियों का विस्तार करते हुए नए पदाधिकारियों को नियुक्त कर पत्र सौंपे। इस मौके पर विधायक सुमित्र हृदयेश ने महिलाओं के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि समाज में सबसे अधिक संघर्ष महिलाओं को झेलना पड़ता है, लेकिन अब समय है कि महिलाएं नेतृत्व में आगे जा रही हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वह भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस को मजबूत करें। कि हमेशा चाहे इस प्रदेश को बनाने की बात हो, चाहे जमीन आधार हो, महिलाएं हमेशा ही बढ़ चढ़ के भागीदारी करती हैं। महिलाएं इस पृथ्वी का हर चीज़ का आधार हैं। मैं तो कहना चाहती हूँ महिलाएं हमेशा बढ़ चढ़ के कोई भी काम हो, महिलाओं की भागीदारी रहती है। तो महिला कांग्रेस का हमने विस्तार किया है। जितनी भी महिलाओं को हमने भागीदारी दी हुई है, सब पुरानी और कर्तव्यनिष्ठ महिलाएं हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में प्रभावी हैं। तो हमने उन्हीं महिलाओं को यहाँ पर दायित्व दिया है। यहाँ पर हमारी उसको देखिए तलत एहतेशाम आई हुई हैं, ये 30 सालों से अपनी उसमें सेवा दे रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहे। ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में आयोजित हुआ युवा कार्यकर्ता सम्मेलन एवं भारतीय मजदूर संघ उत्तराखंड द्वारा आयोजित स्वर्णिम 17 वर्षीय समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री के पहुंचते ही जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने भारतीय मजदूर संघ की 70 वर्षों की उपलब्धियों, संघ पोस्ट और योगदान को नमन करते हुए कहा कि यह संगठन श्रमिकों की आवाज को बुलंद करता आया है और सरकार श्रमिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। समारोह में बड़ी संख्या में संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, श्रमिक नेता एवं सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ विशिष्ट कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री के आगमन पर लोग लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह सतर्क रहा। आयोजन स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मंच सज्जा और बैठक व्यवस्था बीती रात ही पूरी कर ली गई थी। हरिद्वार में हमारे युवा श्रमिक और भारतीय मजदूर संघ का यहाँ पर सम्मेलन है और आज भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के लिए और उसके साथ साथ उद्योगों के लिए दोनों के विकास में एक अच्छा समन्वय बना रहे, उसके लिए काम कर रहा है। और हमारा भी प्रयास है कि हमारे श्रमिकों को सभी अच्छी सुविधाएं मिलें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के आज़ादी के इस कालखंड में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उनके परिवारों के कल्याण की चिंता की गई है, उनके उत्थान की चिंता की गई है। उत्तराखंड में भी हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे कि सब लोग मिलकर जो हमारा उत्तराखंड को एक समृद्ध और देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प है, उसमें हमारे श्रमिक भाई भी अपना योगदान दें और भारतीय मजदूर संघ इस दिशा में निरंतर काम कर रहा है, उनको एक दिशा मिल रही है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां हरिद्वार के बहुचर्चित भारत माता मंदिर ट्रस्ट विवाद पर आखिरकार पटाक्षेप हो गया है। मंदिर के महामंडलेश्वर ललितनानंद गिरी द्वारा मंदिर सचिव पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद जो स्थिति बनी थी वो अब आपसी चर्चा और सहमति से सुलझ गई है। जगत गुरु आश्रम कनखल में हुई बैठक में शंकराचार्य राजेश्वर श्रम और अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने मध्यस्थता करते हुए दोनों पक्षों को एक मंच पर लाया। महंत रविंद्र पुरी ने कहा, यह सिर्फ एक गलतफहमी थी जिसे अब दूर कर लिया गया है। आप लोगों ने तो सोते हुए वाद विवाद हो जाता है, लेकिन हमारा वाद विवाद कुछ पल के लिए होता है, ज्यादा नहीं होता है। और महाराज श्री का कोई वाद विवाद नहीं था, थोड़ा समझने में गलती हो गई।
मैं समझता हूं कि हमारे आचार्य श्री बहुत विद्वान है, जोना पीठाधीश्वर है। उन्होंने जो बोला था सही बोला था, लेकिन महाराज श्री को समझने में थोड़ा फर्क आ गया। उनका कहना था कि महाराज श्री तो भारत माता के महंत है, लेकिन महामंडलेश्वर हरियाणा के है। लेकिन वो कुछ बोलने में कोई ऐसी चूक तो हुई थी नहीं, लेकिन सुनने में चूक हो गई। और उसके बाद महाराज श्री को ये समझ में आ गया कि शायद आचार्य जी मुझसे कुछ मतभेद रख रहे हैं। जो भी कोई वार्ता होती है, हमें संतों को आपस में बैठ करके उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। और पीसी करने का अर्थ है कि हमने पूरे हिंदुस्तान में हल्ला मचा दिया, तो मैं पीसी के पक्ष में नहीं हूँ। मैं यही चाहूंगा कि जो हो गया सो हो गया, आगे चल कर वैसा कोई हमारी पीसी नहीं होगी, महाराज श्री की पीसी नहीं होगी। और ऐसी कोई बात ही नहीं थी जिसपे इतना विवाद होना चाहिए था। खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां 2013 में आई बाढ़ के दौरान नीलधारा गंगा ने त्रासदी की ऐसी कहानी लिखी जिसके जख्म आज तक नहीं भरे हैं। लोग उन जख्मों के दर्द में आज तक करार रहे हैं। 2013 में नीलधारा गंगा में आई बाढ़ से बालावाली से लेकर उत्तर प्रदेश के राम साहब वाला गांव तक तटबंध टूट गया, जिसकी मरम्मत आज तक नहीं हो सकी। नीलधारा गंगा के कहर ने लोगों को घर से बेघर कर दिया था। फसलें भी चौपट हो गई थी, लोग छतों पर रहने को मजबूर हो गए थे। लेकिन धारा गंगा का कई किलोमीटर लंबा तटबंध आज भी क्षतिग्रस्त पड़ा है। हर वर्ष विभाग दावा करता है कि बरसात आने से पहले समय रहते तटबंध की मरम्मत कर ली जाएगी। अधिकारी तटबंध का निरीक्षण करने पहुंचते हैं, लेकिन मरम्मत नहीं हो पाती। इस बार भी ऐसा ही हुआ। मौसम विभाग ने 1 सप्ताह का भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे बालावाली गंगा नदी से 1.5 दर्जन भर के अधिक गांव बाढ़ के साए में जी रहे हैं। तटबंध की मरम्मत के निरीक्षण के लिए अधिकारियों का जमावड़ा देखकर लोगों को लगता है कि शायद इस बार तटबंध की मरम्मत हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और लोग मायूस रह जाते हैं। ग्रामीणों को नीलधारा गंगा के कहर का सामना करना पड़ता है। आते हैं पर कोई एक पे चले जाते हैं, कुछ भी करना नहीं चाहता, एक गड्ढा भी भरना नहीं चाहता। आज जिस टाइम बारिश बुरिश का वो होंगे तभी आएंगे, इससे पहले कोई आ ही नहीं रहा। फिलहाल देख के जाते हैं सब। ऐसे जो भी प्रशासन आता है, जो भी आते हैं, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। कुछ भी सारे ऐसे बांध पे ऐसे गड्ढे हुए पड़े। कुछ दिन सारे में बंदे पर पानी, कहीं गड्ढा, ढंग की तरह गाड़ी भी नहीं ले आ सकते। ये बंदा भी डायरेक्ट असर जाएगा फिर गंगा। पानी ज़्यादा रहता है तो फिर बंदा इकट्ठा होती है, सारा बंदा जो पानी में ढह जाता है। और जो गंगा पानी है वो फसलों को बर्बाद कर देता है। फिर ज़्यादा असर होता है तो गाँव की साइड भी पहुंच जाता है पानी। इसलिए बरसात से पहले उसकी मरम्मत होनी ज़रूरी है, जिससे कि आने वाली दिक्कतों का सामना न करना पड़ा ग्रामवासियों और फसल नुकसान हो। कि कोई मरम्मत नहीं हुई। ये 2013 में टूटा था और यहाँ की फसल सारी बर्बाद हो जाती है, कुछ नहीं बच पाता। पानी बंदे से अस्थायी रूप से दूसरे इलाके में बढ़ता है, सारी फसल नष्ट होती है और कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ पे जो भी अधिकारी आता है सिर्फ मुआयना करता है, कुछ वो नहीं करता है। चलो क्या परेशानी है? इससे तो बहुत परेशानियां है। यहाँ पानी है और बरसात में भी बहुत दिक्कत होती है। यहाँ से गांव तक भी पानी पहुंच जाता है। बहुत ज़्यादा परेशानी है, फसल भी नष्ट हो जाती है इस पानी से। और यहाँ सारे में पानी रहता है, गांव में सारे में पानी भर जाता है। बरसात आएगी जैसे, अब जब पानी आना चालू हो गया तो सारे में ही पानी पहुंच जाएगा। तो बहुत समस्या है। अधिकारी आते हैं, इसका मौका मुआयना करते हैं और इसके लिए कुछ नहीं सोचते, चले जाते हैं। बैठक हुई है, इसमें सभी विभाग के अधिकारी प्रेजेंट थे। उसमें हमने जो हमारे जो अभी मानसून सीजन है वो आने वाला है और आपदा से रिलेटेड अगर जो हमारी तैयारियां हैं उसकी एक हमने आज मीटिंग बुलाई थी कि किस प्रकार से तैयारी करेंगे और क्या हमारा रिस्पॉन्स रहेगा अगर कोई आपदा आता है। तो इसमें मेनली हमारा जो यहाँ पे लक्सर में है कि पानी भरने का एक जो मेन प्रॉब्लम रहता है, तो उसमें सिंचाई विभाग के जो अधिकारी थे उनसे जानकारी ली गई कि उनके द्वारा क्या क्या काम कराया जा रहा है। हमने एक सभी ऑफिसर्स को लक्सर भेजा हुआ है, जिसमें एडीएम साहब हैं, सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, आपदा प्रबंधन अधिकारी हैं। वो सभी जगह आज निरीक्षण कर रहे हैं। शाम तक उसकी रिपोर्ट मेरे पास आएगी। अगर कहीं भी कोई अवशेष कार्य होगा तो हमारे पास सफिशिएंट धनराशि उपलब्ध है, उस कार्य को तत्काल करा लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।
प्रदेश में आखिर लंबे समय के इंतजार के बाद पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बार 2 चरणों में मतदान प्रक्रिया प्रदेश के अंदर लागू होगी, जिसमें 10 जुलाई और 15 जुलाई को दूसरे चरण में मतदान प्रदेश में होंगे। वहीं 19 जुलाई को मतगणना की प्रक्रिया होगी। आपको बता दें, राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने पंचायत चुनाव को लेकर विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, जिसमें राज्य भर के पंचायत चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे। यह पंचायत चुनाव हरिद्वार जिले को छोड़कर सभी 12 जिलों में होंगे। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए मतदान होगा। कुल मिलाकर इस बार 64,000 ग्राम प्रधान, साथ ही 55,600 ग्राम पंचायत, 2,000 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 350 जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 23 जून को जिला निर्वाचन अधिकारी वित्तीय अधिसूचना जारी करेंगे। आपको बता दें कि सूचना की अधिसूचना जारी होते ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने पंचायत चुनावों को लेकर विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। राज्य भर में पंचायत चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे, जिसमें ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए मतदान होगा। कुल मिलाकर इस बार 74,499 ग्राम प्रधान, 55,600 ग्राम पंचायत सदस्य, 2,974 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 358 जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की अधिसूचना के बारे में आपको सिलसिले ढंग से बताते हैं। और सभी पदों के लिए होगा। कुल 4 पद हैं। उसमें सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत। ये इन चारों पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रत्येक बूथ पर 4 मतपत्र होंगे और चारों पदों के अलग अलग मतपत्र होंगे। जो पद हैं उनकी जो संख्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 55,587 पद हैं। प्रधान ग्राम पंचायत के 7,499 पद हैं। सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2,974 पद हैं और सदस्य जिला पंचायत के 358 पद हैं। 358 सदस्य ग्राम पंचायत 55,587, प्रधान ग्राम पंचायत 7,499, सदस्य क्षेत्र पंचायत 2,974 और सदस्य जिला पंचायत 358। इस प्रकार ये एक बड़ा वृहद कार्यक्रम है। कुल 66,418 जनप्रतिनिधियों का चयन इसमें। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया कार्यक्रम। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हुई आचार संहिता 47.70 लाख मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग। 2 चरणों में होंगे पंचायतों के चुनाव। प्रथम चरण 25 जून से नामांकन की प्रक्रिया शुरू। 29 जून से 1 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच। 2 जुलाई को नाम वापसी। 3 जुलाई को चुनाव चिन्ह आवंटन। 10 जुलाई को मतदान। द्वितीय चरण 25 से 28 जून तक नामांकन प्रक्रिया। 29 जून से 1 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच। 2 जुलाई को नाम वापसी। 8 जुलाई को चुनाव चिन्ह आवंटन। 15 जुलाई को मतदान। 19 जुलाई को मतगणना। राज्य चुनाव निर्वाचन द्वारा घोषित अधिसूचना पंचायत चुनाव को लेकर कर दी गई है। वहीं अब विपक्षी दल भी पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस लगातार पंचायत चुनाव में लेट लतीफी करने का आरोप भाजपा सरकार पर लगाने के साथ साथ अभी भी चुनाव घोषणा को लेकर सरकार पर संदेह जता रही है। कुल मिलाकर भाजपा ने भी अब विपक्षी दलों को इस बात के लिए सचेत कर दिया कि मैदान में आएं और जीत कर दिखाएं। देखिए, चुनाव 2 चरणों में मैं ये समझता हूँ, उत्तराखंड कांग्रेस दल का मानना यह है कि ये चुनाव एक ही चरण में होना चाहिए था। सरकार
पहले तो इस चुनाव को करने के लिए तैयार नहीं थी, आनाकानी कर रही थी। बहुत पैतरेबाजी सरकार ने इसमें बरती, कभी प्रशासनिक अधिकारों को लेकर, कभी कोर्ट के अंदर हलफनामा देकर इसे हमेशा टालने की कोशिश करती रही। लेकिन सरकार को मजबूरन ये चुनाव कराने पड़ रहे हैं और ये चुनाव मजबूरी है सरकार की करानी, क्योंकि जनता जिस तरीके से ये चैन बटोर भाजपा कर रही थी उसे लेकर बड़ी आक्रोशित थी और जो लोग चुनाव के लिए तैयार थे उनमें बड़ा आक्रोश उत्पन्न होता जा रहा था। मजबूरन सरकार को ये चुनाव घोषित करने पड़े। उत्तराखंड क्रांति दल पहले से कहता रहा है कि स्थानीय चुनाव आयोग ने पंचायत चुनावों की घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही चुनाव कराए जाने की मांग कर रही थी। सरकार ने ही जो है पंचायतों को प्रशासकों के हवाले किया हुआ था। इससे जनता में भी आक्रोश बढ़ रहा था। अब देखते हैं कि जो कार्यक्रम पंचायत स्थानीय चुनाव आयोग ने जारी किया है उस हिसाब से समय पे चुनाव होते हैं या अभी भी जो है इसमें कोई दांव पेंच सरकार फंसाती है, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट में भी तमाम प्रकरणों पर सुनवाई चल रही है। जिस तरीके से पंचायतों का आरक्षण निर्धारित किया गया है उस पर जो है तमाम लोगों को पहले से ही आपत्तियां हैं और जिस तरीके से रोटेशन को शून्य किया गया है ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पहले से ही तैयार थी और मेरा पूरा विश्वास है कि पंचायत चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने में कामयाब होंगे। क्योंकि देखिए उत्तराखंड राज्य के समस्त जनपदों में अब आज से हमारी अधिसूचना जारी हो चुकी है जिला पंचायत के चुनाव को लेकर के। और जिस तरीके से विपक्ष हल्ला मचा रहा था, चुनाव नहीं करना चाहते, अब चुनाव शुरू हो चुका है। अब मैदान में आए विपक्ष और देखे चुनाव किस तरीके से होगा तमाम संसाधनों के साथ में, क्योंकि ये बैलेट पेपर से चुनाव होता है। इस चुनाव को बहुत ही शांति तरीके से करने के लिए हमारी अधिसूचना भी जारी हुई है। हमारे तमाम कर्मचारी, हमारे जितने भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ता होंगे चुनाव में जाएंगे। अपने समर्थित जो कार्यकर्ता होंगे जो चुनाव लड़ रहे होंगे, क्योंकि इसमें क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम सभा, बीडीसी मेंबर, तमाम सभी लोग चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लेने का काम करेंगे। और अधिसूचना जारी हो चुकी है। तमाम इन सारी चीज़ों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।